हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि ISPT स्प्रिंट 2025 निकाला गया है। इतिहास का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जनवरी 2024 से जनवरी 2025 इतिहास से संबंधित जो भी तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको आप कवर कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर अक्सर क्या होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट, मान लेते हैं आपका GS एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का रोल क्या होता है, जैसे कि आपका ये हिस्ट्री हुआ, तो करंट अफेयर्स में, CA में करंट अफेयर्स में जो चीज़ें घट रही हैं, क्या पता वही नंबर 1 पर आपका जो है वो सबसे पहले, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स में क्या चीज़ चल रही है, सबसे पहले चांस उसके आने के होते हैं, ठीक है। तो पहले हमें ऐसी चीज़ कवर करनी होगी, उसके बाद जो पुरानी चीज़ होती है इतिहास में, वो सब याद करनी होगी, ठीक है। तो चलिए, प्राचीन इतिहास। तो लौह युग और नगरीकरण चर्चा में क्यों? एंटिक एंटिक्विटी ऑफ आयरन रिसेट रेडियो मैट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु। देखिए, शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तमिलनाडु में लोहे का उपयोग 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पहली तिमाही से शुरू हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भारत में लौह का उदय 1500 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य, जो सिंधु घाटी सभ्यता काश युग के ठीक बाद का समय है। लौह युग क्या है? देखिए, लौह युग काश युग के बाद का लौह युग एक प्रागैतिहासिक काल है, जिसकी विशेषता औजारों, हथियारों और अन्य उपकरणों के लिए लोहे के व्यापक उपयोग थी, ठीक है। लौह धातुक्रम में यश प्राप्ति और उपकरण निर्माण सहित कई चरण शामिल। भारत में लौह की प्राचीनता ऋग्वैदिक काल से। इस काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल लौह शिल्पकला का एक उल्लेख प्रारंभिक बौद्ध साहित्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल देखेंगे, राजा नल का टीला। राजा नल का टीला उत्तर मध्य भारत। पूरब NBP उत्तरी काली पोलिस उत्खनन 1400 से 1800 ईसा पूर्व, ठीक है। तो राजा नल का टीला उत्तर मध्य भारत है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया 1400 से 1800, 1400 से 800 लिखा है, ठीक है। 800 ईसा पूर्व में पाए गए लौह उपकरण और धातु के तलछट। और इधर मल्हार चंदौली उत्तर प्रदेश, लौह औजार भट्टियों और धातु के तलछट के साक्ष्य से पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण लौह धातुक्रम केंद्र था। मल्हार चंदौली उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बात है। आगे और देखेंगे सांस्कृतिक संघ। देखिए, काले और लाल मृद भांड। इस प्रकार के मृद भांडों की विशेषता यह है कि इनके अंदरूनी भाग काले तथा बाहरी भाग लाल होते हैं, जो इनवर्टिंग फायरिंग तकनीक से पकाए जाने के कारण होते हैं। यह हड़प्पा संस्कृति गुजरात, PGW संस्कृति उत्तर भारत और मेगालिथिक संस्कृति दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति काले ज्यामितीय पैटर्न के साथ धूसर ग्रे मध्यभांड इनकी विशेषता है। गंगा घाटी और दक्षिण भारतीय मेगालिथ प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व के कई स्थलों पर लोहे की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए। उत्तरी कली पोलिस में वाले मृदभांड में देखिए, पहिए से बने मृदभांड जो बारीक काले और अत्यधिक पॉलिश वाले होते हैं, जो उत्तर भारत में महत्वपूर्ण मृदभांड है। 700 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व NBPW संस्कृति के दौरान गंगा घाटी में राज्यों का गठन तथा नगरीकरण का उदय हुआ। NBPW संस्कृति गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित थी, जिसके दौरान बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। आहार ताम्र पाषाण संस्कृति देखिए, मध्य चरण 2500 से 200 ईसा पूर्व लौह कलाकृतियों के साक्ष्य मिले। अंतिम चरण 2000 से 1700 अधिक मात्रा में लोहे का उपयोग हुआ यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, मेगालिथिक संस्कृति लोहे से जुड़े मेगालिथ प्रागैतिहासिक संरचना के निर्माण के लिए बड़े पत्थर का उपयोग बिंद दक्षिण उत्तर प्रदेश, विदिशा दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। मेगालिथिक संस्कृति का लोहे से संबंध देखिए,
मेगालिथिक संस्कृति यह एक प्रागैतिहासिक चरण है जो दफनाने, पवित्र स्थानों और अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े पत्थरों की संरचनाओं द्वारा चिन्हित है। दक्षिण भारत में मेगालिथिक संस्कृति का लोहे के उपयोग की शुरुआत से गहरा संबंध है। लोहे का उपयोग मेगालिथिक काल की कब्रों से लगभग 33 प्रकार के लोहे के औजारों की पहचान की गई। उनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। कृषि, घरेलू उपयोग, कारीगर गतिविधियाँ, युद्ध और शिकार। तो ये आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट। तो कृषि में कुदालें, दरांती, कुल्हाड़ी बनाने में। घरेलू उपयोग बर्तन, मृद भांड और तपाई स्टैंड। कारीगर छेनी, कीले, तलवारें, खंजर, भाले, तीर, ये सब युद्ध शिकार में। लोहे के उपयोग के उल्लेखनीय साक्ष्य देखिए, नाई कुंड, विदर्भ, लोहे गलाने वाली भट्टी की खोज। ठीक है, और आगे देखिए माहौर जारी, नागपुर, तांबे की चादरों, लोहे की घुंडियों से बने घोड़े के सिरे के आभूषण को माहौर झरी नागपुर के नाम से जानते हैं। पेयमपल्ली, तमिलनाडु, भारी मात्रा में लोह धातु मिल जो स्थानीय लोक पगलन को साक्ष्य को दर्शाता है। लौह प्रौद्योगिकी में उन्नति, लोगों द्वारा आग पर नियंत्रण तथा अयस्क से लोह निकालने जैसी प्रमुख तकनीक का प्रयोग। ठीक है, और आगे देखिए गंगा घाटी में नगरीकरण में लौह प्रौद्योगिकी ने कैसे मदद की है। तो नगरीकरण इतिहासकार और पुरातत्वविद गॉर्डन बी चार्ल्ड के अनुसार शहरीकरण अधिशेष उत्पादन पर निर्भर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शासक वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण और स्मारकीय वास्तुकला का विकास से होता है। इसका तात्पर्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं से उद्योगों, सेवाओं और व्यापार को आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में अपनाने से है। लौह प्रौद्योगिकी की भूमिका गंगा घाटी में द्वितीय शहरीकरण 6 शताब्दी ईसा पूर्व बस्तियों के प्रसार द्वारा चिन्हित तथा लौह प्रौद्योगिकियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वनों की कटाई, लोहे के औजारों के कारण वनों की कटाई संभव हुई, जिससे कृषि योग्य भूमि का निर्माण हुआ। कृषि उत्पाद में वृद्धि, लोहे के हल्के से दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई। कृषि अधिशेष उत्पादकता देखिए, कृषि अधिशेष उत्पादकता में वृद्धि से बड़ी आबादी समाजों को सहारा प्रदान किया है समाज में। ठीक है, भारत में पहला नगरीकरण 2500 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुआ। नगरीकरण पर प्रभाव, इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों का विकास हुआ। जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया, जो शहरी केंद्रों के विकास के लिए आवश्यक थी। बस्तियों का विकास हुआ, जटिलता में वृद्धि हुई। ठीक है, ये सब आगे बढ़ेंगे। देखिए सामाजिक स्थिरीकरण और राज्य गठन के लिए अधिशेष उत्पादन ने शासक वर्गों सामाजिक पदानुक्रम जैसे बड़ व्यवस्था और केंद्रीकृत शक्ति संरचना को उद्योग को सक्षम बनाया। ये सब फ्रेंड्स। ठीक है, आगे और देखिए आप लोग बौद्ध धर्म की वैश्विक विरासत चर्चा में क्यों थी। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा के रत्नागिरी में एक बड़ा बुद्ध शिव, एक विशाल ताड़ का वृक्ष, प्राचीन दीवार और उत्कीर्ण बौद्ध अवशेष खोजे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। इसने उड़ीसा के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर भी प्रकाश डाला गया।